हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप, जिसकी अभी रीसेंट एडवर्टाइजमेंट आई है 2021 की, उससे रिलेटेड जितनी भी डाउट्स और क्वेरीज है वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ओके ओके। तो ये नया वाला एडवर्टाइजमेंट है जो 2021 का है, जो 2022 में आया है। ओके, तो मैंने ये सारी चीजें पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो इंस्पायर फेलोशिप है, ये जो बाकी के इंडिया में जेआरएफ्स है उनसे इक्विवेलेंट है, दैट इज 31 प्लस एचआरए। ओके, और ये जो एप्लीकेशंस है ये 22 से 27 एज वाले ही कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एज लिमिट है इसको ध्यान रखते हुए आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा था। आइदर यू शुड बी एन इंस्पायर स्कॉलर, और आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन। ओके, उसके अलावा ये सारे जो चीजें हैं ये मैंने पहले ही डिस्कस करी हुई है, तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते। ओके, तो ये सारी चीजें भी मैं पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपको क्या क्या लगेगा: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देन बाकी जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके उसके मार्कशीट्स लगेंगे। उसके बाद अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं है तो आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हो ऑलरेडी, दैट इज अगर आपको फाइनल लेवल पे अप्लाई करना है तो आपको एडमिशन लेटर लगेगा, फी रिसिप्ट लगेगी, सीवी लगेगा अपने पीएचडी सुपरवाइजर का। देन आपको एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लगेगा आपके डिपार्टमेंट से, ठीक है, लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड नहीं हो, दैट इज अगर आप फर्स्ट लेवल या प्रोविजनल लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 3 चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर्स देने होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एक ब्रीफ टेंटेटिव राइटअप देना पड़ेगा अपने रिसर्च प्रपोजल का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज 31 मार्च। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप एंड मोमेंट तक ना रुके और जितना जल्दी हो सके इस चीज के लिए अप्लाई कर दें। ओके ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी आप फिल कर लेना। अगर इसके अलावा वाइल फॉर्म फिलिंग आपका कोई एरर आता है या आपको और भी कोई क्वेरी है, तो आप ये जो ईमेल एड्रेस है इसको आप इन पे आप ईमेल कर सकते हैं, आपको रिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपको ईमेल भेजते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड करे ये फेलोशिप और आपकी क्वेरी। ओके, अगर ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं रहा तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप के बारे में। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि हमें जो टेंटेटिव एरिया ऑफ रिसर्च देना है फॉर प्रोविजनल लेवल सिलेक्शन, और एट फाइनल लेवल सिलेक्शन आपको जो प्रपोजल देना है उसके बारे में मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो पे डिस्कस करा है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले ये प्रीवियस वीडियो पहले जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है इस पे मैंने जितने भी क्वेरीज आए हैं मुझे आज तक, सारे ईमेल्स पे या फिर मैसेजेस पे, तो मैंने उन सब क्वेरीज को इकट्ठा करा है और उनका अभी यहाँ पे मैं आंसर दूंगी आपको। ओके, तो फर्स्ट वन, शुड दी 3 सुपरवाइजर्स टू बी सिलेक्टेड बी आर पीएचडी गाइड्स इन फ्यूचर? अगर आपने 3 सुपरवाइजर सिलेक्ट करे हैं एट फर्स्ट लेवल और आपका जो फाइनल लेवल पे सुपरवाइजर है वो अलग है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं तीन ही सुपरवाइजर्स में से ही आपका एक कोई पीएचडी गाइड रहे, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाउ डू आई कॉन्टेक्ट द सुपरवाइजर्स रिगार्डिंग दिस? ठीक है, तो एक्चुअली ये काफी बड़ा और डिटेल पॉइंट है। तो आपको अगर पहले से पता है कि आपको किनके अंडर पीएचडी करना है, या फिर आपके पास एक टेंटेटिव लिस्ट है कि मैं इन लोगों के अंडर पीएचडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको फैकल्टी इंफॉर्मेशन में सारे जो सुपरवाइजर्स या गाइड्स है उनके कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। आप उनको ईमेल करके उनको मिलने जा सकते हैं, या फिर आप उनको ईमेल पे ही पूछ सकते हैं कि आपका ये सारा आप इनको अप्लाई करना चाहते हो, और उनका नाम आप लिखने वाले हो, ये सब चीजें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन शुड दी 3 सुपरवाइजर्स बी फ्रॉम सेम फील्ड ऑफ रिसर्च? तो अगर आप लाइफ साइंसेस स्ट्रीम से है तो मेक श्योर कि तीनों सुपरवाइजर्स जो है वो लाइफ साइंसेस फील्ड के रहे। फिर उसके अंदर जो सब फील्ड्स है, जैसे कोई हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कोई बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का है,
तो आई डोंट थिंक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि तीनों, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तीनों भी सुपरवाइजर्स लाइफ साइंसेस फील्ड के रहे। अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट है और आपने सुपरवाइजर कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स साइड का डाल दिया, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, कैन वी यूज सेम ईमेल आईडी द वन रजिस्टर्ड फॉर शी स्कॉलरशिप फॉर द इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप? ओके, तो अगर आप शी स्कॉलर है तो आपको सेम आईडी यूज करके रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको दूसरा ईमेल आईडी लगेगा फॉर इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप। ठीक है, और अगर आप ऐसे करते हो तो आपके कोई भी आपके फेलोशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने भी सेम चीज करा था। और आपको सेम आईडी इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि जब आप लॉग इन करते हो तो आपको आईडी और पासवर्ड जब आप डालते हो तो आपका पहले वाला अकाउंट ओपन होगा जो शी स्कॉलरशिप के लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक अपने ही नाम से एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं और आगे जितने भी इंस्पायर रिलेटेड ईमेल्स रहेंगे आपको उसी ईमेल उसी जीमेल पे आएंगे। ओके, तो अब दूसरा बनाएं और उसमें, बट आपको पहली वाली जो स्कॉलरशिप है उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी डिटेल्स अपने पास रखनी है, क्योंकि वाइल अप्लाइंग फॉर द इंस्पायर एओआरसी फेलोशिप, अगर आप प्रीवियसली शी स्कॉलरशिप लेते थे तो आपको वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भरने पड़ सकते हैं। ओके, should the research proposal written be in accordance with the research area of the supervisor selected? सबसे पहले तो आपको आपका टॉपिक फाइनल करना है कि आपको किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि वही टॉपिक आपके रिसर्च सुपरवाइजर का हो या फिर आपकी रिसर्च सुपरवाइजर उसी फील्ड में काम कर रहे हो। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि जो रिसर्च सुपरवाइजर जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, हमें अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ही हम उनके अंडर पीएचडी करते हैं। तो सुपरवाइजर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। ओके, should I ask the supervisor about the permission and acceptance of research proposal before submitting in application? 100% ये चीज तो आपको करना ही है। आपको खुद के ही लेवल पे रिसर्च प्रपोजल लिख के सबमिट नहीं कर देना है, आपको एक अच्छे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, उनसे डिस्कशन करना चाहिए। आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है आपको उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आपके जो गाइड है या फिर जो एक्सपर्ट है वो आपको सही करके उसमें हेल्प करेंगे। ओके, तो आपको पहले उनको बताना है, क्लियरली उनको सारा दिखाना है और उसके बाद ही आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करना है, बिकॉज वंस यू सबमिट आप उसको चेंज नहीं कर सकते या फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड आफ्टर टेकिंग एडमिशन टू पीएचडी दैट इज एट फाइनल लेवल, विल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मी द स्टाइपेंड और फेलोशिप कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन? ठीक है, अगर आप प्रोविजनल लेवल पे सिलेक्ट हो चुके हो और आपका फाइनल लेवल पे आपको डाउट है या फिर आपको ऐसा है कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जेआरएफ इक्विवेलेंट फेलोशिप देगा। तो इसके अलावा अगर आप इंस्पायर के लिए अप्लाई करते हैं तो मियरली बाय अप्लाइंग वो आपको गारंटी नहीं देता है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको जो बाकी जेआरएफ एग्जामिनेशन है इंडिया में उनका आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंस्पायर में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको एक दूसरा ऑप्शन रहता है फॉर द फेलोशिप। अगर आपका फाइनल लेवल पे सिलेक्शन नहीं होता है तो अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो उनके लेवल पे आपको कोई फेलोशिप दे सकती है, बट आई डोंट थिंक वो जेआरएफ इक्विवेलेंट होगी। तो आपको जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कैन यू सजेस्ट मी टॉपिक्स फॉर डूइंग माई पीएचडी? ओके, तो हर इंसान की अपनी अपनी फील्ड है, अलग अलग चॉइसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंसान उस फील्ड का एक्सपर्ट है या फिर जो भी आपका सुपरवाइजर या गाइड है जिसके अंडर आपको पीएचडी करना है, वो आपको रिसर्च टॉपिक्स सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, आई हैव एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, व्हाट आर माय चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एट बोथ द लेवल्स? ठीक है, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पॉइंट को कंसिडर करा जा सकता है। बट अगर आप जो रिसर्च प्रपोजल जो है वो अच्छा सबमिट नहीं कर रहे हैं या फिर वो उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मे बी ऐसा चांस है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप आपके रिसर्च प्रपोजल पे ध्यान दें और वो अगर अच्छे से हो जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्के से हो जाएगा। ओके, मी बीइंग लॉकडाउन बैच हैव नो आइडिया अबाउट रिसर्च, व्हाट शुड आई राइट इन माय रिसर्च मेथोडोलॉजी? ठीक है, तो सबसे पहले उन सारे बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जिन लोगों का लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड देन दी प्रोजेक्ट वर्क सारा ऑनलाइन हुआ है। आप अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप जो
आपको जहाँ पॉसिबल हो या फिर जहाँ से आपने एमएससी करा है आप वहाँ के इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे एक्सपर्ट्स को मिलो, अलग अलग फैकल्टी को मिलो, उनसे बात करो, उनको कहो कि हमें थोड़ा हैंड्स ऑन दे, एक्सपेरिमेंट करने दे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लेबोरेटरी टेक्निक्स आए। ठीक है। दूसरी बात, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए अपने आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, वो आपको गारंटीड हेल्प करेंगे। ठीक है। I am a topper in my college which belongs to XYZ university and have no idea about my university ranking. Will I be able to apply for this fellowship? First of all, मैंने ये बात पहले ही बताई है, अगर आप merely कॉलेज टॉपर है तो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में आपका क्या रैंकिंग है। तो आप वो जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है वहां जाए, वहां पे पता करें कि आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है। अगर आप सिर्फ कॉलेज टॉपर है और यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं है तो आप फेलोशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉलेज में भी टॉपर है, एट द सेम टाइम आप पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसमें भी टॉपर है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। आई एम ए टॉपर इन माई कॉलेज विच बिलोंग्स टू XYZ यूनिवर्सिटी एंड स्टूड फर्स्ट इवन इफ ऑल द कॉलेजेस बिलोंगिंग टू दैट यूनिवर्सिटी आर टेकन इनटू अकाउंट। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? यस। अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वन मोर पॉइंट, अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट से आपने एमएससी करा है और आप वहां के टॉपर है तो भी आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इंस्पायर के एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के टॉपर है, अगर आपके क्लास में 19 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। ओके। शुड आई अप्लाई एट प्रोविजनल लेवल और फाइनल लेवल? ओके। तो अगर ये एडवर्टाइजमेंट निकले और तभी आपका पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप डायरेक्ट फाइनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये एडवर्टाइजमेंट निकला और तभी आपका पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, तो आपको प्रोविजनल लेवल पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू अप्लाई एट फाइनल लेवल आपको जो पीएचडी के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करने होंगे। ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको प्रोविजनल लेवल पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चांस नहीं है। ओके। आई एम ए शी स्कॉलर एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी टॉपर, शुड आई अपलोड द रैंक सर्टिफिकेट? तो अगर आप शी स्कॉलर है तो रैंक सर्टिफिकेट अपलोड करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप अपलोड कर देते हैं तो ये अच्छी बात है, राइट? मेरा भी यही केस था और मैंने दोनों चीजें अपलोड करी थी तो मेरा अच्छे से हो गया था। Will I get admission to PhD program considering my application at provisional level? ठीक है। तो अगर आप आपके गाइड को अप्रोच करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने इंस्पायर के लिए आप एलिजिबल हो और आपने इंस्पायर के प्रोविजनल लेवल पे आपने अप्लाई करा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी। तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है ये आपके गाइड पे डिपेंड करती है कि वो कितना इंटरेस्टेड है आपको उनके अंडर पीएचडी करवाने में। ओके। और जब आप प्रोविजनल लेवल पे अप्लाई करते हो तो आपको एक टेंटेटिव प्रपोजल देना है, तो ये आप आपकी गाइड से बात करके बना सकते हैं। उसके बाद जो आपको आगे टाइम मिलेगा उसमें आप जो फाइनल प्रपोजल है वो बना सकते हैं ताकि आप उसको फाइनल लेवल पे अपलोड कर सके। ओके। आई एम ए सेकेंड ईयर एमएससी स्टूडेंट, शी स्कॉलर, and I will be completing my master's this year, that is 2022. Okay. Can I apply for this fellowship round considering the fact that I'll be eligible only for the years 2022 and 2023? First of all, let me clear this. ये जो अभी एडवर्टाइजमेंट आया है, जो अभी 2022 में आया है, ये एक्चुअली 2021 का एडवर्टाइजमेंट है। ओके। तो अभी तक 2022 का और 2023 का एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है। पहली पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपका मास्टर्स पूरा हुआ नहीं है तो आप ये फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको अभी जो आपके एमएससी के मार्कशीट है वो अपलोड करने होते हैं व्हाइल अप्लाइंग। ओके। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपका अभी इसी ईयर जब एमएससी पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रिलीज होगा, ये वाले एडवर्टाइजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। Should I apply for Inspire Fellowship now or should take admission to PhD and then apply later at final level? ठीक है। पहली बात तो आपको सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं अप्लाई करने के लिए आफ्टर योर एमएससी। ठीक है। आई डोंट नो अभी आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम बच गया है, आपका 1 साल गया है, आपके पास दोनों ईयर है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। ओके। अब आप कह रहे हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। ओके। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है
तो आप प्रोविजनल लेवल पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं अगर हुआ तो फिर आप तब तक आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और आप फाइनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ और दूसरी एडवर्टाइजमेंट आई 2022 का, तब तक आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको फिर एक मौका मिल जाएगा एट फाइनल लेवल अप्लाई करने का। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। I got 85% in my masters. Can I at least apply for the fellowship? See, अगर आपको कितने भी परसेंटेज रहे फर्क नहीं पड़ता है, either you should be की स्कॉलर या फिर आप यूनिवर्सिटी टॉपर होनी चाहिए, तो ही आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आप शी स्कॉलर हो तो आपको 70% के ऊपर चाहिए अपने मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। I am a university topper and want to apply for this fellowship, but I have no idea where to do PhD from. What should I do? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप प्रोविजनल लेवल पे अप्लाई कर दीजिए। आपके एमएससी आपने जहाँ से मास्टर्स करा है वहां पे आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, किसी से आइडियाज ले सकते हैं टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। एक बार आप टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दो, उसके बाद आपको काफी टाइम रहेगा गाइड ढूंढने के लिए या फिर यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोविजनल लेवल पे सिलेक्ट हो जाते हो, आपके पास अराउंड 1 ईयर होता है गाइड ढूंढने के लिए, रिसर्च लैब ढूंढने के लिए, तो आप तभी ये सारे काम कर सकते हैं। तो अभी आप इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए, अभी आप प्रोविजनल लेवल पे अप्लाई कर दीजिए। Can I do a research project JRF position using this fellowship? ये जो फेलोशिप है ये JRF के इक्विवेलेंट है, ओके। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, अगर आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है तो आप उसी में पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये जो फेलोशिप है ये आपको पीएचडी करने के लिए होती है, तो वहां पे आप ज्वाइन करके उसी रिसर्च प्रोजेक्ट को अपना पीएचडी का पार्ट कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आपकी पीएचडी की डिग्री भी पूरी हो जाएगी और आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा। तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर आप उसको पीएचडी में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये फेलोशिप का यूज उठा सकते हो। Should my brief research proposal and final research proposal be on same topic? ठीक है, दोनों ही रिसर्च प्रपोजल थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में रहा तो चलेगा, बट कंप्लीटली डाइवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जब टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं और आपके दिमाग में कोई और आइडियाज है तो आप उन पे बना सकते हो, उस लेवल पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका फाइनल रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है जो टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है उससे अलग हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फाइनल लेवल पे फाइनल रिसर्च प्रपोजल के बेस पे जज किया जाएगा, और आपका जो प्रोविजनल लेवल है आपको यहाँ पे ब्रीफ टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल आपका और आपका एकेडमिक इस पे जज किया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों भी अलग रहा तो चल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने ट्राई किया है कि मुझे जितने भी क्वेरीज आए हैं मैंने यहाँ पे सारे कवर करे हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे astersbiology@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एस्टर्स बायोलॉजी को। थैंक यू।